हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों के अपकमिंग किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के अंदर आपको 1 से 2 सवाल आपकी शिफ्ट में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये टॉपिक है जो 1-2 दिन पहले राष्ट्रपति भवन के अंदर नए पद्म अवार्ड्स के नाम घोषित किए गए उनसे। आमतौर पर ये जो अवार्ड्स होते हैं ये 26 जनवरी के दिन पर आपके प्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ नए अवार्डीज के नाम भी घोषित किए गए, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फटाफट से इस पर चर्चा करते हैं, इसके बैकग्राउंड को जानते हैं और इससे बनने वाली जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो ये आपके सामने वो नोटिफिकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर भारतीय सरकार के द्वारा पैन क्यों नहीं चल रहा है यार मेरा? चल रहा है ना? एक मिनट। भारतीय सरकार के द्वारा सामने लाया गया। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर सिविल इन्वेस्टर सेरेमनी के अंदर 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री अवार्ड्स को 2025 के अंदर नामांकित किया गया। तो सारे के सारे कैटेगरीज के नाम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसकी कैटेगरी के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि ये करंटली न्यूज क्यों है, इसको लेकर आपसे इनकी संख्या पूछी जा सकती है। इसका आयोजन जो कराया गया वो कहां पर कराया गया? राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप के अंदर कराया गया। इसके अंदर अब मैं आप लोगों के साथ इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली चीज, स्थापित कब किया गया इन अवार्ड्स को? 1954 में स्थापित किया गया, भारत रत्न के साथ में। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और उसके बाद आपको नजर आते हैं हमारे ये पद्मा अवार्ड्स। तो शुरुआत में पद्मा अवार्ड्स की 3 कैटेगरी हुआ करते थे, जिसमें आपको पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग नजर आता था। और फिर उसके बाद 1955 में इसका रिनेमिंग किया गया और रिनेमिंग करके प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के जरिए इनका नाम रखा गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। यानी कि जो पहला वर्ग है उसको आपका रिनेम किया गया पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग को रिनेम करके करा गया पद्म भूषण और तीसरे वर्ग को रिनेम करके करा गया पद्म श्री। इसके अलावा कैटेगरीज देख लेते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी या फिर जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, उसकी कैटेगरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति ने अगर अपनी सर्विस का एक एक्सेप्शनल वर्क किया है, एक डिस्टिंग्विश सर्विस अपनी प्रोवाइड करी है, तो उसको ये पद्म विभूषण का अवार्ड दिया जाता है। पद्म भूषण ने किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर उनको कोई डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड करी गई होती है हाई ऑर्डर की, तो उसको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। और पद्मश्री के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा करे गए किसी भी फील्ड के अंदर की सर्विस को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है। तो हाई ऑर्डर की सर्विस के अंदर अपने डिस्टिंग्विश सर्विस देने के लिए पद्म भूषण, डिस्टिंग्विश सर्विस अपने एक्सेप्शनल काम के लिए देने के लिए पद्म विभूषण और किसी भी फील्ड में अपनी डिस्टिंग्विश सर्विस देने के लिए रिकॉग्निशन के रूप में पद्मश्री दिया जाता है। उसके बाद इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। तो जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको बिना उनकी रेस, बिना उनके ऑक्यूपेशन, बिना उनकी पोजीशन और जेंडर के आधार पर इस अवार्ड के लिए एलिजिबल माना जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो या फिर पब्लिक सर्विस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज हो, ये एलिजिबल नहीं होते हैं। एक्सेप्ट किसको छोड़कर? जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट है पीयूसीयूज के अंदर, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन बाकी के जो एम्प्लॉयज हैं आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स के रूप में जो आपको देखने के लिए मिलते हैं या फिर पीएसयूज के अंदर होते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इन अवार्ड्स को नॉर्मली नहीं दिया जाता है मरणोपरांत, लेकिन अगर कोई भी ऐसा केस है जो कि बहुत ज्यादा डिजर्व करता है, तो ऐसे एक्सेप्शंस के अंदर आपके मरणोपरांत भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। और क्या है? मिनिमम 5 साल का गैप होना चाहिए अगर आपको हायर कैटेगरी का पद्म अवार्ड दिया गया है, अगर आपको पहले दिया जा चुका है। मान लो कि आप में से किसी को पद्मश्री मिल गया, तो आपको अगर पद्म भूषण देंगे तो उसके लिए 5 साल का गैप होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हाउएवर इसमें भी आपको रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलती है अगर उनकी जो कमेटी है वो कुछ केसेस के अंदर ये कह दे कि भाई इन्होंने पद्मश्री दिया, बहुत अच्छा काम किया था, अब इन्होंने बहुत जल्दी कोई बहुत और अच्छा काम कर दिया, तो ये आपका दिया जा सकता है। एक हायर कैटेगरी का पद्म अवार्ड 5 साल के भीतर भी दिया जा सकता है अगर जो कमेटी है वो इसको अप्रूव कर दे।
नॉमिनेशन ओपन रहते हैं पब्लिक के लिए, सेल्फ नॉमिनेशन भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको बताए आपके इस पद्मा अवार्ड्स के। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं, यानी कि इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं उनको इवेल्युएट करा जाता है पद्म अवार्ड कमेटी के द्वारा, जिसको गठित करा जाता है हर साल प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये जो कमेटी जिसको गठित किया गया है इन नॉमिनेशंस को इवेल्युएट करने के लिए, इसको कैबिनेट सेक्रेटरी ऐड करते हैं। और इनकी जो रिकमेंडेशन होती है उसको फिर ये सबमिट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, एंड फिर फाइनली इसको प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल देते हैं। ये अवार्ड प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में इसको आमतौर पर दिया जाता है। अवार्ड रिसीव के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट का आपको साइन नजर आता है और एक मेडल भी दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ की फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं देखते हैं। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ पद्मा अवार्ड हर साल 120 दिए जाते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग पोस्टमस अवार्ड, यानी कि मरणोपरांत वाले अवार्ड को अलग करिए, उसके बाद आप 120 तक का अपना नंबर रखेंगे। अवार्ड जो एनआरआईज, फॉरेन नेशनल्स या फिर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को इसके अंदर अगर रखा जाता है, इसको भी आप साइड रख के देखते हैं कि टोटल नंबर आपका 120 होना चाहिए। इन 120 के अलावा मरणोपरांत या फिर एनआरआई, फॉरेन नेशनल या फिर ओवरसीज इंडियंस को ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसके अलावा जो अवार्ड है उसके अंदर कोई भी टाइटल नहीं होता है और इसको आप यूज नहीं कर सकते कि पद्मश्री रॉबिन शर्मा, पद्म भूषण रॉबिन शर्मा, इस तरीके से कोई भी व्यक्ति, इस अवार्डी कोई भी है, वो इसको अपने प्रीफिक्स या फिर सफिक्स में यूज नहीं कर सकता। जो डिसिप्लिन्स कवर किए जाते हैं वो क्या है, अवार्ड का जो स्प्रेन होता है वो आर्ट के क्षेत्र में, सोशल वर्क यानी कि सामाजिक जो सेवा होती है उसमें, पब्लिक अफेयर में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, औषधि यानी कि मेडिसिन, लिटरेचर, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा, इस प्रकार के अंदर ये आपके कवर किए जाते हैं, जिन जिन को ये अवार्ड दिए जाते हैं जिनका इन क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान रहता है। भाई ये मैं आपके साथ अब वो पूरी की पूरी लिस्ट शेयर कर देता हूं जिनको लेकर आपसे आपके आगामी परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पद्म विभूषण पर हम जानते हैं, ये जो पद्मा कैटेगरी है उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का लिस्ट है उसमें ये सेकंड नंबर पर आता है भारत रत्न के बाद। तो ये किसको दिया गया है, केरला से आते हैं, पहले ये याद रखिएगा। नाम है श्री M.T. वासुदेवन नायर। इनको मरणोपरांत यानी कि पोस्टह्यूमसली ये पद्म विभूषण दिया गया है। इनका जो योगदान रहा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। अब यहां से सवाल पूछने को क्या पूछेंगे कि हाल ही में दिए गए पद्म विभूषण के अवार्ड में बताइए कि किसको लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण, या फिर ये कौन से राज्य से आते हैं, या फिर लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पोस्टह्यूमसली हाल ही में किसको पद्म विभूषण के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो श्री M.T. वासुदेवन नायर का नाम आपको याद रखना है। सवाल पूछने के खूब तरीके हो सकते हैं, तो अलग अलग क्वेश्चंस ना कराकर ऐसे ही मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूं। कर्नाटका से आने वाले, कला के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना से आने वाले, मेडिसिन के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को पद्म विभूषण के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जापान से आने वाले, ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करने के लिए मरणोपरांत श्री ओसामू सुजुकी को ये पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ये चार नाम पद्म विभूषण से संबंधित आप लोगों को याद रखने हैं। अब आ जाएंगे पद्म भूषण पर। तो चार पद्म विभूषण दिए गए, चारों के चारों जान लिए, पद्म भूषण भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश से कला के क्षेत्र में नंदमुरी बालकृष्णन को दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए विनोद कुमार धाम को यह अवार्ड दिया गया है। बिहार से पब्लिक अफेयर्स के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मरणोपरांत सुशील कुमार मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया है, जो कि डेप्यूटी
चीफ मिनिस्टर भी रहे थे बिहार राज्य के। महाराष्ट्र के अंदर कला के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए शेखर कपूर को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के अंदर कला के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एस अजीत कुमार को यह अवार्ड दिया गया। गुजरात से आने वाले ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पंकज आर पटेल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। केरला राज्य से मेडिसिन के अंदर जोस शैको पेरियप्परम को ये अवार्ड दिया गया। ऐसे ही कर्नाटका से जर्नलिज्म के अंदर लिटरेचर एंड एजुकेशन की कैटेगरी में अपना योगदान देने के लिए अर्कागुड अनंतमिया सूर्य प्रकाश को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। केरला से स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर श्रीजेश पीआर को अवार्ड दिया गया। हॉकी के जो हमारे गोलकीपर हैं श्रीजेश को, उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र से कला के अंदर मरणोपरांत दिया गया है पंकज केशुबाई उदास को पद्म भूषण का अवार्ड। ये पंकज उदास हैं जो गाने गाया करते थे, जिनके गाने आप लोग सुन सुन के तन्हाइयों में हो जाया करते थे। ये पंकज उदास हैं, इनको महाराष्ट्र के से आते हैं, ये कला के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसको याद रख लीजिएगा। ऐसे ही भी देखो कई सारे पद्मश्री अवार्ड है। ये जो आपकी लिस्ट है इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से सारे के सारे नाम आप लोग देख लीजिएगा। पद्मश्री के अंदर भी सारे के सारे नाम मैंने आपकी इस पीपीटी के अंदर ऐड कर रखे हैं। पीडीएफ को मैं आपका टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो आपका 26 जनवरी को तो आते ही आते हैं, ये आपका अभी हाल ही में जारी करे गए कुछ और अवार्ड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। पद्म भूषण, पद्म विभूषण एटलीस्ट उनको याद रख लेना। और उसके बाद पद्मश्री के अंदर जो ऐसी आपको पर्सनालिटी नजर आए जो कि बहुत ज्यादा चर्चित है, उनको भी याद रख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगली इंपॉर्टेंट स्टैटिक वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।